Once again, all of you. Today we are going to start problem set first in our today's geometry session. तो अब तक आपने देखा है कि प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 हमने सॉल्व किए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री के. अब हम सॉल्व कर रहे हैं द लास्ट प्रॉब्लम सेट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. इसके बाद चैप्टर फर्स्ट एंड होगा और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द पैरेलल लाइंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट फर्स्ट. इसमें पहला क्वेश्चन है आपको एमसीक्यूज. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज एमसीक्यूज. सो द फर्स्ट एमसीक्यू, तो पहला एमसीक्यू आपको पूछा गया है दैट इज हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव. तो एक सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट्स होते हैं ये आपको पूछा गया और मैंने आपको बताया था एवरी सेगमेंट हैविंग अ यूनिक मिड पॉइंट. और जो आपका ऑप्शन है दैट इज वन एंड ओनली वन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. Option A, only one. So this one is the first MCQ. Second MCQ now. MCQ number 2, that is how many points are in the intersection of two distinct lines. तो आपको पूछा गया है कि दो distinct lines के intersection में कितने common points होते हैं. So here we can observe there are exactly one point of intersection in the intersection of two distinct lines. तो आपका सेकंड जो है ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का दैट इज वन, दैट इज अगेन ऑप्शन सी. इट इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस. थर्ड एमसीक्यू है आपके लिए एमसीक्यू थर्ड. सो द थर्ड एमसीक्यू, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब आपको पूछा गया है हाउ मेनी लाइंस डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तीन अलग अलग पॉइंट में से कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहां पे आपको सोचना है कि तीन पॉइंट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है. सो वी नो दैट देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मे बी द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और मे बी दे आर नॉन कोलिनियर. बट यहां पर आपको जस्ट पूछा गया है हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू द और हाउ मेनी लाइंस डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इसका मतलब आपको याद रखना है कि आपको तीन पॉइंट्स कोलिनियर भी लेने हैं एंड तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर भी लेने हैं. अब जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब उनमें से एक लाइन पास होती है और जब तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे तब उनमें से तीन लाइंस पास होते हैं. इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा दैट इज वन और थ्री. अगेन सी, ऑप्शन नंबर सी, वन और थ्री. थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और तीन लाइंस डिटरमाइन हो सकती है. अब एमसीक्यू नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ए बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -2 and 5. तो फोर्थ में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज गिवन -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज गिवन 2. दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 minus -2, it is equal to 5 plus 2 equals to 7, and the option is the correct option, that is C. Again option C, 7. So these are the four MCQs and the last MCQ from the question first. Last MCQ देखेंगे. MCQ number 5. Fifth MCQ, if P between Q between R, distance PQ equal to 2 and distance PR equal to 10, then what will be the distance of QR? आपको दिया गया है that is P between Q between R, distance PQ equals to 2 and distance PR equals to 10. So what will be the distance of QR? आपको फाइंड करना है डिस्टेंस QR इक्वल टू व्हाट. तो सिंपली आप इसे फाइंड कर सकते हो दैट इज डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR माइनस डिस्टेंस PQ, बिकॉज Q इज गिवन बिटवीन द P एंड R. सो PR इक्वल्स टू 10 एंड PQ इक्वल्स टू 2. सो द डिस्टेंस QR इक्वल्स टू 8 एंड द ऑप्शन इज, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन 8. So these are the 5 MCQs
from the first question. Okay, now we are going to start of the question number second. Pause. So next question number second now, and in the question number there is given some points on a number line, that is P, Q, R are the points having the coordinates, that is 3, Q having the coordinate -5 and R 6. Then the question is state with reason whether the following statement are true or false. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको P, Q, R इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उनके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट आपको विद रीजन स्टेट करने हैं और बताना है दे आर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स चेक करने से पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PR, because by using the 3 segments we get 3 points collinear, we get the 3 segments and we have to find out the distance of 3 segments. Okay, तो पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस PQ. सो PQ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं 3 and -5 में से, that is 3 minus -5 it is equal to, that is 3 plus 5 equals to 8. So the distance PQ equal to 8. Next distance QR we have to find out. Distance QR is equal to -5 and 6 are the coordinates of Q and R respectively. That's why we can write 6 minus -5 it is equal to 6 plus 5 equals to 11. Next the third distance, that is PR. So PR is equal to, that is the coordinate of P is 3 and coordinate of R is 6. So it is 6 minus 3 it is equal to 3. So the distance of PQ equals to 8, distance of QR equals to 11 and distance of PR equal to 3. ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास है. अब आपको वेरीफाई करना है the following statement is true or false. So the first statement that we are going to check, it is true or false. So distance PQ plus distance QR, distance PQ plus distance QR is equal to distance PR. Now we will check is this distance statement is true or false. ये true or false है, ये हमें चेक करना है. तो चेक करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं, if the segment of sum of 2 additive segment is equal to the third one, then and only then the statement is true, otherwise it is false. अगर LHS equal to RHS नहीं आता है स्टेटमेंट में, तो आप कह सकते हैं the statement goes wrong. ओके, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं. सो इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड कंसीडर करेंगे और इसको थर्ड कंसीडर करते हैं. सो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR क्या है? डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, आपके पास PQ का डिस्टेंस है 8 और QR का डिस्टेंस है 11. 8 plus 11 it is equals to 19. And next one, distance PR, this is from 1 and 2, ये फर्स्ट और सेकंड से है. एंड डिस्टेंस PR is equals to, that we have only 3 from third. तो इन दोनों में से ये प्रूव होता है, that is 19 is not equal to third. So 19 is not equal to 3. Therefore we can state that is distance PQ plus distance QR is not equal to distance PR. Therefore the given statement is false. तो इस तरह से आपको इनको प्रूव करना है, आपको विथ रीजन बताना है जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है एक एग्जांपल, डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस QR की एडिशन डिस्टेंस PR से इक्वल नहीं है, इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब इस तरह के और 3 स्टेटमेंट आपको इसी क्वेश्चन में दिए गए हैं. वो 3 स्टेटमेंट आप इन्हीं PQ, QR और PR का यूज करके इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. तो हम यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 बीट्स अभी बाकी है वो 3 बीट्स आपको सॉल्व करने हैं. वो सेम टू सेम फर्स्ट बीट की तरह होंगे. अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो आप स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं. अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आता तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा.
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर से कुछ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। आपको कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए उसमें से दो डिस्टेंसेस यहाँ पे मैं फाइंड करके बताऊंगा क्योंकि वो x के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बीट नंबर 4 एंड बीट नंबर 5 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो द बीट नंबर 4 दैट वी हैव x, -2. So we have the coordinates x, -2. So let हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, let a be x and b be -2. a का कोऑर्डिनेट x कंसीडर करते हैं, b का कोऑर्डिनेट -2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है दैट इज x is greater than -2. x is greater than -2 क्यों होगा? क्योंकि x is positive and -2 is negative. Therefore we can find out now, therefore distance AB it is equals to that is x -2. आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्मॉलर कोऑर्डिनेट को ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स में से सबट्रैक्ट करना, ये मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे ग्रेटर कोऑर्डिनेट x है, उसमें से हमने सबट्रैक्ट किया है -2 को। सो इट इज इक्वल टू x + 2, हेंस द डिस्टेंस ऑफ पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इज x + 2। अब इसके बाद लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। इन द एग्जांपल 5 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x + 3, x -3. सो वी हैव x + 3 and x -3. x -3. These are the coordinates of two points is given. So again we consider that let a as x + 3 and b as x -3. इसको कंसीडर करते हैं। Therefore we get distance AB. अब यहाँ पे सॉरी पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा which one is the greater coordinate. So x + 3 is greater than x -3 because x is common in the both of the coordinates and in the first coordinate 3 added but in the second coordinate 3 subtracted from the x. So hence we get that is x + 3 is greater than x -3. तो again distance AB is equals to अब x + 3 से x -3 को subtract करना पड़ेगा, that is x + 3 minus x -3. यहाँ पे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते वक्त x + 3 एज इट इज रहेगा, बट वी नो दैट द रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सब्ट्रैक्ट करने वाली एक्सप्रेशन है उसके ब्रैकेट के बाहर आते ही साइन चेंज होते हैं हर टर्म की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है x वो पॉजिटिव है ब्रैकेट में, वो बाहर आके नेगेटिव होगी और नेगेटिव टर्म -3 बाहर आके पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल हो गया और 3 + 3 it is equal to 6. So the distance between x + 3 and x -3 that is 6 and distance between x and x -2 that is equal to x + 2. तो ये दो पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लिए हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। अब इनके जो बाकी बचे हुए बीट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम नंबर 4। Okay, the question number 4 now. So in the problem number 4 that we have the coordinate of point P on a number line is -7. Find the coordinates of points to the points on the same number line which are at a distance 8 units from point P. आपको बताया गया है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे -7 है और आपको उसी सेम नंबर लाइन पे पॉइंट P से 8 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना होगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इफ वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, सपोज वी हैव नंबर लाइन दिस इज, यहां पे आपको पॉइंट P है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट इज -7. P का कोऑर्डिनेट -7 है, लेकिन आपको यहां पे नोटिस करना होगा कि अब P से 8 यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स होंगे, एक राइट को होगा एक लेफ्ट को होगा। तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं सपोज पॉइंट A at 8 unit distance from point P to the left of the point P and point B at a 8 unit distance from same the point P but at right side of the P. तो आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, let us take
let us take point A and B to the left and right of point P respectively. Point P respectively. Let us take point A and point B to the left and right of point P respectively at a distance 8 units. At a distance 8 units. तो 8 यूनिट डिस्टेंस से हमने A और B लेफ्ट और राइट पॉइंट P के लिए है. अब यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगा हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विच इज एट लेफ्ट टू द पॉइंट P एंड हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस विच इज एट द राइट ऑफ द गिवन पॉइंट. तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम किसी भी पॉइंट से नंबर लाइन में लेफ्ट टू द राइट जाते हैं तब कोऑर्डिनेट्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखते हैं और जैसे ही हम पॉइंट टू द लेफ्ट जाते हैं तो कोऑर्डिनेट डिक्रीज होते जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ फॉर द गेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B वी हैव टू ऐड द डिस्टेंस गिवन P एंड B इन द कोऑर्डिनेट -7. और जैसे हम लेफ्ट के बारे में सोचेंगे तब लेफ्ट के पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट में से सबट्रैक्ट करना होगा. समझ में आया? यहाँ पे राइट साइड के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस ऐड करना पड़ता है कोऑर्डिनेट में, गिवन कोऑर्डिनेट में, और लेफ्ट के फाइंड करने के लिए गिवन कोऑर्डिनेट से सबट्रैक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो कोऑर्डिनेट of point B which is right to the point P, which is right to point P, it is equals to, that is -7 plus 8, it is equals to -7 plus 8, it is equal to +1, and coordinate of point A which is left to point P, it is equal to -7 minus 8, it is equal to -15. So therefore finally we can write therefore coordinates of points which are at a distance 8 units from point P are 1 and -15. So these are the coordinates of point which are at a distance 8 units from point P, that is 1 and -15. Okay, next. So now we are going to learn about the problem number 10. आपको ये जरूर लगा होगा कि डायरेक्टली हमने जंप पे से किया प्रॉब्लम नंबर 10 पे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सब प्रॉब्लम अब तक के हमने जैसे देखे उन्हीं प्रॉब्लम्स की तरह है. एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 इनकी तरह. और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6 है, वो सिमिलर है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर देखा दैट इज 4 की तरह. क्वेश्चन नंबर 5 सेम है. यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं, उनका रिलेशन भी बताया दिया है दैट इज A बिटवीन B बिटवीन C. इसमें से आपको कोलिनियर पॉइंट्स का रिलेशन बताया है और आपको 2 सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे दी गई है और तीसरे सेगमेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है. दोनों प्रॉब्लम से 2 बीट है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो. दूसरा है प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है सेम टू सेम वैसा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंडीशनल फॉर्म लिखने हैं कुछ स्टेटमेंट के. जो स्टेटमेंट आपको दिए हैं ये एक्सरसाइज 1.3 की तरह है. 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इफ देन फॉर्म लिखना था, उसी तरह से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 के बीट्स का. अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो था राइट द कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उनकी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के सभी स्टेटमेंट का आपको कॉन्वर्स लिखना है. कॉन्वर्स लिखते समय मैंने आपको बताया है
converse are the statements by interchanging by the antecedent and the consequent of the given statement. given statement के antecedent और consequent की interchanging करने के बाद आपको कॉन्वर्स स्टेटमेंट मिलेगा। इसका मतलब इफ का स्टेटमेंट देन के बाद और देन का स्टेटमेंट इफ के बाद लिखना है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया है इफ देन फॉर्म में, बस उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट आपको लिखना है। अब एंटीसीडेंट पार्ट आपको मालूम है, एंटीसीडेंट पार्ट इज द स्टेटमेंट फॉलोड बाय इफ और कॉन्सिक्वेंट पार्ट होता है स्टेटमेंट फॉलोड बाय देन। उनको इंडिविजुअली आपको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नाम देके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। आपको बताया गया है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उनके आधार पर पहले फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट लिखो। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब हम ये स्टेटमेंट लेंगे उस स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट फिगर के आधार पर लिखना है। इसका मतलब फिगर के आधार पर जब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखा जाता है तब एंटीसीडेंट एज अ गिवन लिखते हैं और कॉन्सिक्वेंट एज अ टू प्रूव लिखते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है, एंटीसीडेंट मींस गिवन, कॉन्सिक्वेंट मींस टू प्रूव बाय यूजिंग द गिवन फिगर। तो चलिए पहला स्टेटमेंट इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1, आपको पहला स्टेटमेंट दिया है, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर का मतलब होता है कि पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे और वो ऐसे होंगे जो एक दूसरे को सिमिलर होंगे, वो आपको प्रूव करना है। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको मालूम है हमेशा सेम होते हैं, बस एक ट्रायंगल आप छोटा निकालेंगे दूसरा थोड़ा बड़ा निकालेंगे। सो सपोज ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल और द सेकंड ट्रायंगल PQR इट इज आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये रही आपकी वेल लेबल्ड फिगर, इनको लेबलिंग किया है हमने। अब आपको एंटीसीडेंट लिखना है। मैंने आपको कहा था कि एंटीसीडेंट इज अ गिवन पार्ट, फिगर में से आपको गिवन लिखना है। तो यहां पे हम गिवन लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या बताया गया है? टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर equilateral triangles, equilateral triangles. So this is your antecedent. अब to prove मतलब consequent आपको लिखना है। तो consequent आपका होगा we have to prove what is they are similar. Two equilateral triangles are similar। इसका मतलब ये है कि ये दो triangles similar है, ये आपको prove करना है। That is triangle ABC similar to triangle PQR। तो ये रहा आपका फर्स्ट बीट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको कहा गया है कि दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर वेल लेबल्ड फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद उसका एंटीसीडेंट इसका मतलब गिवन पार्ट लिखो और कॉन्सिक्वेंट इसका मतलब टू पार्ट लिखो। तो ये रहा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इफ एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। तो इसका मतलब आपको दिया गया है कि अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर में हैं और दोनों एंगल्स एक दूसरे को इक्वल है तो प्रूव कीजिए कि वो हर एंगल, उन दोनों एंगल में से हर एंगल राइट एंगल होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं वेल लेबल्ड। तो यहाँ पे हमें लीनियर पेयर के एंगल के लिए फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज these are the two angles which are in linear pair, that is angle ABD and angle DBC. These two are the angles in linear pair and suppose these are the congruent angles। यहाँ पे लिखते हैं। आपको बताया गया कि अगर लीनियर पेयर के दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें से हर एक एंगल राइट एंगल होता है। सो दिस इज वेल लेबल्ड फिगर। अब इसका गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन लिखेंगे यहां पर एंगल ABC एंड एंगल DBC आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर
एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीसी, ये है आपका एंटीसीडेंट पार्ट। इतना आपको फिगर में दिया गया है। यहाँ पर ये जो दो सेम मार्क दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी एक दूसरे को इक्वल है। अब और वो लीनियर पेयर में है, यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। अब आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है कि अगर एंगल्स इन लीनियर पेयर की दो एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनमें से हर एक 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल एबीसी equals to angle DBC equals to 90 degree each. Okay? So angle ABC equal to angle DBC equal to 90 degree. Okay then, statement number third now. The last statement from the question number 10. That is, we have the statement: if the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent, then those two sides of a triangle are also congruent. इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल में उनके कोई भी दो वर्टेक्स से उनके अपोजिट साइड पे अगर आप दो अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे और ये दो अल्टीट्यूड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जिन साइड्स पे आपने ये कॉन्ग्रुएंट अल्टीट्यूड ड्रॉ किए वो दो साइड्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पे पहले हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि किस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसके जो बेस के दो वर्टेक्स होंगे उस बेस के दो वर्टेक्स से इक्वल साइड्स पे आपको दो अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन लिखना आपको उल्टा है, अल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट मींस साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो चलिए यहां पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज वी हैव ट्रायंगल ABC in which altitude BD and altitude C. In triangle ABC, the altitude drawn from point B and point C, that is BD and CE, are congruent to each other. Then we have to show that AB and AC are also congruent to each other. तो यहाँ पे given part लिखते हैं। Given in triangle ABC, CE perpendicular to AB, comma BD perpendicular to AC and CE congruent to BD। इतना आपको दिया है। CE perpendicular to AB, BD perpendicular to AC, it means they are altitude and they given congruent। तो आपको प्रूव करना है, to prove the consequent part, to prove we have to prove that side AB also congruent to side AC. So this is the end of problem set first। अब मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसमें इनमें जो मैंने छोड़े हैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। आपको क्वेश्चन सेकंड में मैंने पहला बीट लिया है, 3 बीट आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थर्ड में मैंने बीट नंबर 4 एंड बीट नंबर 5 लिया है। बाकी के जो रिमेनिंग बीट्स है वो आपको फाइंड करने हैं, उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिया था, बट क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ लाइन सेगमेंट की लेंथ दी गई है और पॉइंट का रिलेशन ऑफ बिटवीननेस भी बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिए गए स्टेटमेंट का कंडीशनल फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिए गए स्टेटमेंट का कॉन्वर्स फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिए गए स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट लिखना है। इतना आपको लिखना है और ये आप मुझे लिखकर आपके नोटबुक पे मुझे दिखा सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत हो, जितने हमने प्रॉब्लम्स अब देखे हैं उनमें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।